Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So today we are starting the topical practice question for the chapter labor market. लेबर मार्केट के 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। लेबर मार्केट के दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो क्वेश्चन होगा वेज डिटर्मिनेशन का। ठीक है, लेबर मार्केट में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो क्वेश्चन होगा वेज डिटर्मिनेशन का, या तो क्वेश्चन होगा वेज डिफरेंशियल्स का। सही है, लेबर मार्केट में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो क्वेश्चन होगा वेज डिटर्मिनेशन का, या तो फिर क्वेश्चन होगा वेज डिफरेंशियल का। दो ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन के एक परफेक्ट लेबर मार्केट के अंदर वेज डिटर्मिनेशन, वेज कैसे डिटरमाइन होती है। सही है, तो जितने भी आज तक वेज डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस आए इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। हम लोग कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, सैटरडे को, संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। रोज एक एक सवाल करेंगे, ठीक है। और मंडे को भी इंशाल्लाह क्लास लेंगे। तो फिर ट्यूसडे को, मतलब फिर हम थर्सडे से नया टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी तेजी से काम करेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन फेब्रवरी मार्च 2024। दिस इज अ लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इनटू अ perfectly competitive labor market will always lead to higher wage rate and a higher level of unemployment. With the help of diagram, evaluate this statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इनटू अ perfectly competitive labor market structure will always lead to higher wage rate and higher level of unemployment. With the help of diagram, evaluate this statement। 20 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट लेबर प्योर, ये जो क्वेश्चन है ये प्योर परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। सही है, और ये आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अगर ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि अगर ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन होती है तो फिर इससे क्या वेज रेट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। यस, आप स्टेटमेंट के साथ अग्री करोगे कि हाँ ऐसा होगा। और ये कह रहा है कि आप डायग्राम को यूज करो और इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो। सबसे पहला काम, एक 20 मार्कर के क्वेश्चन की क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने बोला सर 20 मार्कर क्वेश्चन के अंदर AO1 और AO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज एंड एनालिसिस, इसके जो है ना आपको मिलते हैं 14 मार्क्स। ठीक है सर, जो आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है वो होता है इवेल्युएशन, एंड यू गेट 6 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, एक 20 मार्कर क्वेश्चन का ब्रेकडाउन क्या है कि आपको 14 मार्क्स मिलते हैं नॉलेज एंड एनालिसिस के, और आपको 3 मार्क्स जो मिलते हैं वो इवेल्युएशन के मिलते हैं। ये एक 20 मार्कर क्वेश्चन का ब्रेकअप है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की पहले एक छोटी सी मार्किंग स्कीम बना लूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखो सवाल है ना, सवाल ने डायरेक्ट बताया हुआ है कि सवाल स्पेसिफिकली एक मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, परफेक्टली लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब आप डायरेक्ट यहीं से शुरू करोगे। सही है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, सबसे पहले आप इसको बताओगे डिफाइन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप इसको बताओगे डिफाइन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, ये बता दोगे आप इसको। इसके अंदर आप बताओगे कि भाई परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, सारे वर्कर होमोजीनियस आइडेंटिकल होते हैं, सबको सेम वेज रेट दी जाती है, सबकी एबिलिटी सेम होती है, सबकी प्रोडक्टिविटी सेम होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए वेज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। और इस वजह से आप इसको डिफाइन करोगे, आप इसको फीचर्स बताओगे। सही है, फिर आप इसको बताओगे हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड। सही है, हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड, कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वेजेस कैसे डिटरमाइन होती हैं, जिसमें आप बताओगे कि सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू योर गिवन वेज रेट। याद है, सप्लाई फॉर लेबर का कर्व हॉरिजॉन्टल होता था बिकॉज नो वेज डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर होती थी वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर है, जो कि गिवन वेज रेट के इक्वल है। सही है, फिर इसके बाद आप इसको बताओगे, इसके बाद आप इसको
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एमआरपी थ्योरी बताओगे। सही है। और उस एमआरपी थ्योरी की असम्पशन बताओगे। जैसे आप बताओगे इसको कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको बताओगे कि एम मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करता है। इस वजह से एमआरपी का कर्व एमपीएल का कर्व सेम है, दोनों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करते हैं। सारी अजम्पशंस बताओगे। सही है। उसके बाद आप इसको क्या बताओगे, उसके बाद आप इसको बताओगे कि हर फर्म चाहे परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो, सारी की सारी फर्म्स किधर ऑपरेट करती हैं, आपको याद है? एवरी फर्म ऑपरेट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आप इसको बताओगे कि सर सारी की सारी फर्म्स किधर ऑपरेट करती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। आपको याद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट है जहां पर एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल। याद है आपको? उसके बाद आप इसको बताओगे, उसके बाद आप इसको क्या बताओगे, उसके बाद आप इसको बताओगे कि अगर इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज़्यादा वर्कर हायर करोगे तो क्या होगा, कम वर्कर हायर करोगे तो क्या होगा। फिर आप इसको बताओगे कि ओवर एम्प्लॉयमेंट, सही है, ओवर हायरिंग जिसको कहते हैं, और कम वर्कर्स हायर कर रहे हो, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ले यू आर हायरिंग लेस वर्कर्स देन दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये बताओगे। और फिर आप डायग्राम बनाओगे जिसमें आप ये चीज़ें शो कर रहोगे और उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे। ठीक है। ये आपने बता दिया। अभी आपने सिर्फ परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें बता दी। आपने इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता दिया। अब आप इसको क्या बताओगे, अब आपको सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा। अब आप इसको सबसे पहले बताओगे, क्या बताओगे, सबसे पहले आप इसको बताओगे ट्रेड यूनियन। सही है। फिर आप बताओगे रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन का रोल क्या है, ट्रेड यूनियन का मकसद क्या है, ये बताओगे आप इसको कि भाई वो ज़्यादा वेजेस बार्गेन करना चाहता है, अनफेयर डिसमिसल से बचाता है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अपने वर्कर को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जॉब सिक्योरिटी देता है, हायर वेज रेट नेगोशिएट करवाता है, और भी बहुत सारे काम करता है। आप सारे के सारे एम्स बताओगे। फिर आप बताओगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन। उसके बाद आप क्या बताओगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन इन क्या कहते हैं, इन वेज बार्गेनिंग। सही है। फिर आप ये बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि भाई ट्रेड यूनियन के पास ट्रेड यूनियन के पास दो तरीके हैं। ट्रेड यूनियन ज़्यादा वेज के लिए बार्गेन करता है, इसके पास दो तरीके हैं। एक तो एक इसके पास पहला तरीका क्या है कि ये सप्लाई फॉर लेबर को क्या कर देता है, सप्लाई फॉर लेबर को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। पहला तरीका क्या होता है भाई, ट्रेड यूनियन के पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि ये सप्लाई फॉर लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी, वेज रेट बढ़ेगा। और दूसरा तरीका है कि ये ज़्यादा वेज रेट क्या कहते हैं, बार्गेन करने में कामयाब हो जाएगा। आप ये दोनों केसेस बताएंगे और दोनों की डायग्राम बनाओगे, उसका इम्पैक्ट शो करोगे, और दोनों की क्या लिखोगे, दोनों की एक्सप्लेनेशन लिखोगे। तो ये आप बता दोगे, जब आप ये समझा रहे होगे तो आप स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे होगे सवाल की। और स्टेटमेंट क्या है कि जब आप वेज रेट बढ़ेगा तो साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आप स्टेटमेंट से अग्री कर जाओगे। सही है। उसके बाद उसके बाद आप उसके बाद आपका AO1 और AO2 नॉलेज और एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपकी नॉलेज और एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप इवैल्यूएशन की तरफ जाओगे और आप इवैल्यूएशन के अंदर क्या बताओगे, सबसे पहले आप इवैल्यूएशन के अंदर बताओगे इसको कि इवैल्यूएशन के अंदर आप क्या बताओगे, सबसे पहले आप बताओगे डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। सही है। पहले आप बताओगे इलास्टिसिटी ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप बताओगे कि कॉस्ट या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एफओपी क्या है। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है बेटा, लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर, लेबर का सब्स्टिट्यूट मशीन होता है ना। सर लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सर लेबर का सब्स्टिट्यूट मशीन होता है। तो अगर ट्रेड यूनियन अपने वर्कर के लिए ज़्यादा वेजेस डिटरमाइन वेजेस बार्गेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर मशीन सस्ता लगेगा ना। तो
एम्प्लॉयर जो है वो फौरन से लेबर को किससे सब्स्टिट्यूट कर देगा, मशीन से सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। सही है। और आप इसको क्या बताओगे, और आप इसको बता सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन की पावर क्या है। मतलब अगर एक ट्रेड यूनियन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज शामिल हैं, तो फिर वो ट्रेड यूनियन एक पावरफुल ट्रेड यूनियन होगा। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में वो अपने वर्कर के लिए ज़्यादा वेज बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा क्या बता सकते हो आप, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी बात कर सकते हो कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही है। जैसे आपने एएस में एक चीज पढ़ी होगी इन्फ्लेशन के अंदर, याद है आपको, वेज प्राइस स्पाइरल। किस किस बच्चे को याद है वेज प्राइस स्पाइरल, याद है? मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था वेज प्राइस स्पाइरल, याद है आपको? कि गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन कहता है कि भाई मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ाओ, और इन रिटर्न एम्प्लॉयर कहता था कि वेजेस बढ़ जाएगी लेकिन साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। अब जितने से वेज बढ़ी उतने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी होती थी, तो सिर्फ वेज रेट बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से फिर वेज रेट तो बढ़ रहा होता था लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती थी, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या बोलता था, मैं ज़्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? और डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ, आखिरी चीज़ लिख देता हूँ। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसके दरमियान, लेबर और कैपिटल के दरमियान। So this is the tentative marking scheme of a 20 marker question of wage determination which is solely related to the perfect labor market structure, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम है आपके सामने एक 20 मार्कर क्वेश्चन की, जो कि सोलली वेज डिटर्मिनेशन के रिलेटेड है, और इट्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। ठीक है। दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर सीआई। ओके, सो आई हैव ओपनड इट ऑन रोफ पेपर्स, तो मैं पेन से हाईलाइट नहीं कर सकूंगा, तो आई विल बी गोइंग वर्बली। आपके सामने लिखा हुआ है इंडिकेटिव कंटेंट के ऊपर, AO1 एंड AO2 नॉलेज, AO1 एंड AO2 आउट ऑफ 14 मार्क्स। बोल रहा है असेसमेंट 1 होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट 2 होता है एनालिसिस, और 14 मार्क्स दे रहा है। AO3 इवैल्यूएशन है, उसके 6 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा हुआ है कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस में क्या क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्टली लेबर मार्केट स्ट्रक्चर शुड बी डिस्क्राइब, ठीक है। रोल एंड एम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ओके। एम्फेसाइजिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रोल इन वेज बार्गेनिंग, बिल्कुल हमने बताया। फिर एक डायग्राम बनाओ जिसके अंदर आप बताओ कि वेज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डिटरमाइन होती है और उसका इम्पैक्ट वेज और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होता है। फिर आप बताओ कि ट्रेड यूनियन वेजेस और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट लेके आता है, तो आप वो दो केसेस बताओगे कि एक तो वो लेबर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, दूसरा वो ज़्यादा वेज बार्गेन कर लेता है, और दोनों डायग्राम को बना के समझा दोगे, इफेक्ट दिखा दोगे। फिर आप बताओगे कि ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन का इफेक्ट क्या होता है एक परफेक्टली लेबर कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। सही है। फिर इसने बोला है कि आप इवैल्यूएशन बताओ, तो अगर आप इवैल्यूएशन देखो तो वैल्यूएशन के अंदर ये कह रहा है कि the introduction of trade union might lead to an increase in productivity of workforce through provision of better training, although an increase in productivity might also be produced by substituting capital for labor which will lead to an increase in unemployment। ये कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है ट्रेड यूनियन के आने से, क्योंकि वही वाली बात है, मैंने बताया था कि वो मशीन से सब्स्टिट्यूट कर लेगा। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन माइट गेन हायर वेजेस फॉर लेबर बट बिकॉज दिस मेक्स कैपिटल रिलेटिवली चीपर मशीन्स माइट बी सब्स्टिट्यूटेड विच विल फर्दर रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा देगा। फिर ये बोल रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ हायर वेजेस डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है, ये भी बता रहा है। फिर ये बता रहा है कि अगर ट्रेड यूनियन ने वेजेस को इक्विलिब्रियम के ऊपर बार्गेन कर लिया तो सरप्लस होगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्थ वाला पॉइंट। और फिर लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि भाई आप एक अपनी स्टेटमेंट की तरफ चले जाओ कि हाँ भाई ऐसा होता ही नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, परफेक्ट, आप एंड में बताओगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सारे वर्कर्स होमोजीनियस और आइडेंटिकल है। तो रियलिटी के अंदर ट्रेड यूनियन की इंटरवेंशन बनती नहीं है, ये सिर्फ एक बुकिश बात है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ठीक है। ये हमारी एंडिंग की कंक्लूजन की लाइन होगी। सही है। ओके।
सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भाई लेबर मार्केट होती क्या है। तो आप इसको बताओगे कि लेबर मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर वर्कर की डिमांड करता है, एम्प्लॉई वर्कर की सप्लाई करता है। और लेबर मार्केट के अंदर वेज रेट डिटरमाइन होती है, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर की इंटरसेक्शन होती है, वहां से वेज डिटरमाइन होती है। दैट इज द वेज डिटर्मिनेशन पॉइंट। फिर आप बताओगे कि डिमांड फॉर लेबर के कर्व को एमआरपी कर्व कहते हैं, सप्लाई फॉर लेबर के कर्व को एसीएल कर्व कहते हैं, और वहीं से वेज रेट डिटरमाइन होता है। सही है। तो आप सबसे पहले इसको बता दोगे कि वेज डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इसको बताओगे, द थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन स्टेट्स, द थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन स्टेट्स, द थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन स्टेट्स that wages in a labor market, that wages in a labor market are determined, are determined through, are determined through forces and intersection of, and intersection of demand and intersection of demand and supply of लेबर। ठीक है भाई, सही है। फिर आप इसको बताओगे, द डिमांड फॉर लेबर कर्व, द डिमांड फॉर लेबर कर्व is known as, is known as marginal revenue, is known as marginal revenue productivity curve. The demand for labor curve is known as marginal revenue productivity curve, and the supply for labor curve, and the supply for labor curve is known as average cost of labor curve। ठीक है, and the supply for labor curve is known as average cost of labor। ये हमने इसको इंट्रोडक्शन दे दी कि भाई जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होता है, यानी कि जहाँ पर एमआरपी और एसीएल इक्वल होता है, वहां से एक लेबर मार्केट में वेजेस डिटरमाइन होती है। सही है। अब आप इसको परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर समझाओगे, तो आओ पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो perfect labor market structure exists in perfect competition. There is perfectly elastic demand. There are thousands of workers who are homogeneous, identical. सारे के सारे वर्कर्स सेम है, क्योंकि वो होमोजीनियस आइडेंटिकल है, सबकी प्रोडक्टिविटी एबिलिटी सेम है, इसलिए सबका वेज रेट सेम होगा। फर्म्स को यहाँ पर वेज टेकर कहते हैं। एम्प्लॉई के पास परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए देर इज नो वेज डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज वाई योर सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर विच इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू योर गिवन वेज रेट। अब बच्चे बढ़ क्या मारते हैं, बच्चे ये तो बता देते हैं, लेकिन पहले आप ये तो बताओ कि ACL MCL ये सब होता क्या है। तो आप एक एक लाइन में ये भी डिफाइन कर रहे होगे। ठीक है। ओके, फिर आप इसको बता दोगे कि लेबर मार्केट, परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वेज रेट डिटरमाइन होती है। वेज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, जहाँ पर ये देखो, ये आपके सामने, आप ये डायग्राम बनाओगे, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होगा, वहाँ से वेज रेट आ जाएगा। और आप बता दोगे कि भाई परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सप्लाई फॉर लेबर का कर्व, ACL का कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। सही है। ठीक है, ये बता दोगे आप, सिंपल है। आ जाओ शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, perfect labor market structure exists in perfect competition, perfect labor market structure exists in perfect competition where there are, where there are thousands of workers, where there are thousands of workers which are homogeneous and identical, there are thousands of workers which are homogeneous and identical। सही है।
having the same skill level, having the same skill level and productivity level, having the same skill level and productivity level, and the market share, and the market share, and the market share is so small, and the market share is so small that they cannot influence the, and the market share is so small that they cannot influence the wage level known as वेज टेकर। मार्केट शेयर इतना कम है कि आप वेज रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर फर्म्स को वेज टेकर कहते हैं। सही है। एंड सिंस देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, and since there is existence of perfect knowledge, and since there is existence of perfect knowledge, so there is no wage, so there is no wage discrimination। सही है। so there is no wage discrimination, that is why, that is why your average cost of labor, that is why your average cost of labor is equal to marginal cost of labor, is equal to marginal cost of labor, is equal to marginal cost of labor, which is equal to your, which is equal to your गिवन वेज रेट। ठीक है। आप बताओगे कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है और जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है वो आपके गिवन वेज रेट के इक्वल है। ऐसा ही है भाई, आप ये बता दोगे। सही है। अच्छा ठीक है, फिर आप बताओगे इसको। सो फॉर्मिंग अ, सो फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल, so forming a horizontal supply for, so forming a horizontal supply for labor curve। ठीक है, सेट है। अब आप इसको बताओगे सो फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई फॉर लेबर कर्व। ठीक है, अब आप इसको क्या बता दोगे कि इस वजह से जो आपका सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। सही है। अभी खत्म नहीं हुई है बात, अब आप इसको बताओगे एमआरपी का कर्व, एमआरपी का कर्व क्या है। ठीक है, तो पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि एमआरपी थ्योरी क्या है। सही है। अब आप इसको बताओगे कि एमआरपी का कर्व क्या है, एमआरपी। ओके, अब हम लोग एमआरपी के कर्व के बारे में बताएंगे इसको। सही है। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया है कि एमआरपी दो चीज़ों को मिला के बना है, एमपीएल और एमआर को। और आपको बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है। सही है। और एमपीएल जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करता है। तो इस वजह से ये जो एमआरपी है ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो करेगा, और इस वजह से इन दोनों का शेप भी सेम होगा। ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू, एमआरपी थ्योरी ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, या बताऊं ये भी। प्रोडक्ट का मतलब होता है सम, पता है ना। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सही है। आप इसको बताओगे कि भाई एमआरपी दो चीज़ों को मिला के बना है, मतलब एमपीएल और एमआर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एमआरपी आ जाएगा। सही है। अब इसको पहले बताओ एमआर क्या है, एमपीएल क्या है। तो आपको पता है मार्जिनल का मतलब तो एडिशनल होता है ना।
तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? एडिशनल रेवेन्यू, ऐसा ही है भाई। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू। सबसे पहले आप क्या बताओगे? व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? सर, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय selling every additional यूनिट और एक्स्ट्रा यूनिट। आप सबसे पहले ये बता दोगे कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरी एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट को बनाकर जो सेल करके रिसीव होता है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे? इसके बाद आप बताओगे एमपीएल। क्या बताओगे आप मुझे? मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर, पहले डेफिनेशन देंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर is the additional output produced by every additional labor, is the additional output produced by hiring every additional labor। ठीक है, by hiring every additional labor। सही है, आप ये बता दोगे। फिर आप फॉर्मूला बता देना। the formula to calculate MRPS। क्या फॉर्मूला है भाई? अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पेपर में फुल फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट MRPS, MRP इज इक्वल टू MPL इंटू MR। कुछ बुक्स में MPL की जगह MPP लिखा हुआ है, बात एक ही है। सही है, ओके है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछ लो भाई। चलो भाई, आओ आगे चले। अब शुरू करें भाई, आ जाओ। अब इसको बताओगे आप। इन परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, अब आप इसको क्या बताओगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है भाई? इन परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, सिंस द मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है। एंड द MPL, marginal product for labor, curve follows the law of diminishing return। marginal product for labor follows the law of, किसको फॉलो करता है? फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को। इधर लिख दो भाई, फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न which states that MPL increases due to increasing returns to scale। MPL increases due to increasing returns to scale and falls due to डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या बताओगे आप? MPL इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीजिंग, एंड गिरता है क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से। सही है, फिर आप इसको बताओगे ड्यू टू कांस्टेंट MR, द MPL will be equal to MRP। so the shape of both MPL and MRP curve will be same। so both the shape of MPL and MRP curve will be same, as both will follow the law of डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये बता दोगे आप, और उसके बाद आप क्या लिख दोगे? उसके बाद लिख दोगे
as shown in diagram number एक ही डायग्राम में भी आप कर सकते हो, सही है, एज शोन इन डायग्राम नंबर 1। ठीक है, अब आप डायग्राम नंबर 1 बनाने जा रहा हूं मैं। अब आप गौर से देखना मैं डायग्राम नंबर 1 क्या बनाऊंगा। देखो इधर, ये बना दी मैंने दो एक्सेस, ठीक है। ऊपर आ गया वेज रेट, चेक कर लो भाई, ऊपर आ गया वेज रेट और नीचे आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल, सही। ये मैंने बनाया किसका कर्व, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया और इस कर्व का नाम क्या है, सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू योर गिवन वेज रेट, सही है। अच्छा, फिर ये जो मैंने कर्व बनाया है, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है एमआरपी कर्व। ठीक है, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है एमआरपी कर्व। ये डायग्राम नंबर 1 है, सही है, ये आपकी डायग्राम नंबर 1 है। और इसके साथ साथ लिख दिया एमआरपी इज इक्वल टू एमपीएल, सही है। ये आपने परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। नाउ अब हम इसको समझाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट। अब हम इसको ये समझाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पहले रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले दो एक्सेस बना दी और लेबलिंग करेंगे, सही है। ऊपर आ जाएगा वेज रेट और वेज रेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं। नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। ये सबसे पहले आपने सप्लाई फॉर लेबर का कर्व बना दिया और आपने लिख दिया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू योर गिवन वेज रेट। ये अभी आपको बता भी दिया कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्यों होता है। ये जो आपने कर्व बना दिया, ये आपने बना दिया किसका कर्व, ये जो आपने कर्व बना दिया, ये एमआरपी का कर्व बना दिया। ये किसका कर्व बना दिया, ये आपने एमआरपी का कर्व बना दिया, चेक कर लो भाई। ये जो आपने कर्व बनाया है, ये एमआरपी का कर्व बनाया है, ठीक है, चेक कर लो। ये एमआरपी का कर्व बना दिया, सही है। इसको लेबल कर दिया। अच्छा, अब नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा पॉइंट होता था सर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट होता था जहां पर एमआरपी एमसीएल इक्वल होता था, राइट, यही था। ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इस पॉइंट पर एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल, ऐसा ही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज्यादा वर्कर हायर करता हूं तो व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक। अगर मैं लेट्स सपोज एम्प्लॉयमेंट ई1 पे ऑपरेट करता हूं, लेट्स सपोज मैं एम्प्लॉयमेंट ई1 पे ऑपरेट करता हूं और मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रहा हूं, तो यू गाइस कैन सी कि आपकी आपका जो एडिशनल वर्कर, ये जो एडिशनल वर्कर मैं हायर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेवेन्यू में कम कर रहा है। तो मुझे वर्कर की हायरिंग को कट बैक करना चाहिए, राइट, बिकॉज मेरा जो एडिशनल वर्कर मैं हायर कर रहा हूँ वो कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। बट वॉट इफ आई हायर लेस वर्कर देन दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, अगर मैं इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से कम वर्कर हायर करता हूँ तो क्या होगा। तो let's suppose if I hire less worker than this profit maximizing level, so now you can see that every additional worker that I hire is contributing more in terms of revenue की लाइन ऊपर है और कॉस्ट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अगर मैं वर्कर की हायरिंग को एक्सटेंड करता हूं तो और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज्यादा वर्कर्स को हायर करते हो तो आपको वर्कर की हायरिंग को कट बैक करना चाहिए, बिकॉज वर्कर इज दिस टाइम कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। But if you are hiring less than the profit maximizing level, so every additional worker is contributing more in terms of revenue than in terms of cost, which can be maximized if you operate at your profit maximizing level, which is MRP is equal to MCL. So this is the diagram number 2, which we will explain now. Okay, right? Okay, now let's start. Okay, with profit maximizing level. Okay, profit maximizing level of employment is a point
profit maximizing level of employment is a point where MRP, where marginal revenue productivity, where marginal revenue productivity is equal to marginal cost of labor, that is MRP is equal to MCL। सही है, ये आपने बता दिया। सही है। If a firm hires more worker, if a firm hires more worker than the profit maximizing level, then the profit maximizing level at E1। देखो अब मैं डायग्राम को लिंक कर रहा हूँ। E1 पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज्यादा वर्कर हायर हो रहे हैं, सही है, E1 वाली क्वांटिटी पर। एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल एट E1, so every additional worker so every additional worker hired every additional worker hired is contributing more in terms of is contributing more in terms of um, is contributing more in terms of wage than revenue। सही है। सो वर्कर्स हायरिंग वर्कर्स हायरिंग should contract back to a point where MRP इज इक्वल टू MCL। तो मैंने ये लिखा ये है कि अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल ई से ज़्यादा वर्कर हायर करता हूँ, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट E1 पर ऑपरेट करता हूँ जिधर मैं ओवर एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, तो जो हर एडिशनल वर्कर है वो वेज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, रेवेन्यू में कम करे, तो वर्कर की हायरिंग को कट बैक करना चाहिए। सही है। However, if a firm hires less workers if a firm hires less workers than the profit maximizing level if a firm hires less worker than the profit maximizing level, so every additional worker at E1 कर लो, at E2 sorry, at E2, so every additional worker is contributing more in terms of revenue than wage, so workers hiring more workers will be hired कर लो। सही है। So more workers will be hired till employment level E, as shown in डायग्राम नंबर 2। ठीक है भाई। ओके, अब हम लोग इसको ट्रेड यूनियन पहले बताएंगे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। सही है। और फिर उसके बाद बताएंगे कि ट्रेड यूनियन का परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सही है।
तो अगर आपको पहले थोड़ा सा याद दिला दूँ ट्रेड यूनियन क्या होता है, तो सर ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्किंग पीपल की, जिनका काम होता है कि वो एम्प्लॉई के बिहाफ पे जाकर एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करेंगे, अनफेयर डिसमिसल से बचाएंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे, ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब कुछ लिख दो, जो जो आता है ना तुम लोगों को सब लिख दो। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग पीपल whose aim is to, whose aim is to protect the rights of the workers and negotiates with the employer, with the employer on behalf of employees, on behalf of employees। ठीक है। इन ऑर्डर टू, अब मैं इसके रूल बता रहा हूँ, अब मैं ट्रेड यूनियन के रूल बता रहा हूँ। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, in order to improve their living standards, protect them from unfair dismissal, protect them from unfair dismissal, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, अनफेयर डिसमिसल से बचाएं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, कॉमा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, एंड मेंटेन वेज डिफरेंस बिटवीन, वेज डिफरेंस बिटवीन skilled and, wage difference between skilled and अनस्किल्ड लेबर। ठीक है। ये आपने इसको बहुत सारे एम बता दिया, अब आप इसको मेन एम बताओगे। सही है। द मेन एम ऑफ ट्रेड यूनियन, द मेन एम ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू बार्गेन फॉर, द मेन एम ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू बार्गेन फॉर हायर वेजेस, द मेन एम ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू बार्गेन फॉर हायर वेजेस फॉर इट्स एम्प्लॉयज, which can be done, which can be done थ्रू, दो तरीके हैं भाई। ट्रेड यूनियन ज्यादा वेज रेट के लिए कैसे नेगोशिएट करेगा? दो तरीके हैं, एक तो लेबर की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दे, दूसरा ज्यादा ज्यादा वेज रेट के लिए सक्सेसफुल बार्गेनिंग कर ले। ऐसा ही है भाई। विच कैन बी डन थ्रू रिस्ट्रिक्टिंग, विच कैन बी डन थ्रू रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ लेबर और सक्सेसफुली बार्गेनिंग फॉर, और सक्सेसफुली बार्गेनिंग फॉर हायर वेजेस। दो तरीके हैं भाई। ओके सो सबसे पहले हमने दो एक्सेस बना दी, चेक करो। सबसे पहले हमने दो एक्सेस बना दी, ऊपर लिख दिया वेज रेट, और वेज रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही। ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर
इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू गिवन वेज रेट। और ये किसका कर्व हो गया? ये हो गया एमआरपी का कर्व, करेक्ट। ये हो गया एमआरपी का कर्व। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, फर्म्स ऑपरेट करती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ पर एमआरपी एमसीएल इक्वल होता है। यहाँ पर फर्म ऑपरेट करती हैं चाहे परफेक्ट लेबर मार्केट हो चाहे इम्परफेक्ट हो। सही। अब ट्रेड यूनियन ने बार्गेन कर लिया और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सक्सेसफुली एक हायर वेज रेट क्या कहते हैं, बार्गेन करने में सक्सेसफुल हो गए। तो आओ वेज रेट बढ़ाकर देखते हैं। ये वेज रेट बढ़ा, ये वेज रेट बढ़ गया। ये जहाँ पर न्यू एमआरपी और न्यू एमसीएल इक्वल होगा वहाँ से आएगा न्यू एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आप देख सकते हो कि वेज रेट भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि वेज रेट भी बढ़ रहा है। चेक कर लो आप, वेज रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो अगर मैं 2 मिनट सवाल पे चला जाऊं, तो सवाल की स्टेटमेंट से क्या हम लोग अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप चेक करो। वेज रेट भी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वर्कर होंगे उनको ज़्यादा वेज रेट मिल जाएगी। और एम्प्लॉयर क्या कहता है, मैं ज़्यादा वेज रेट पे कम वर्कर हायर करूंगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर रहा है। मतलब वेज रेट भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अब सवाल की स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। आओ चेक करते हैं। सवाल क्या कह रहा था सर? सवाल कह रहा था कि अगर ट्रेड यूनियन की इंट्रोडक्शन होती है तो इसकी वजह से क्या वेज रेट भी बढ़ेगा और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा? यस, मैंने एग्री करके इसको दिखा दिया। अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैंने बनाई है। अब मैं इस डायग्राम को चुपचाप एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डायग्राम कौन सी है? ये है डायग्राम नंबर ये है डायग्राम नंबर 3। सही है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या एक्सप्लेन करूं? मैं क्या बताऊंगा इसको? द इंट्रोडक्शन ऑफ हायर वेजेस बाय अ ट्रेड यूनियन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट स्ट्रक्चर इन perfectly competitive labor market structure will increase wage rate from W to W1, but will reduce employment level from E to E1। अब इसको समझाओ ऐसा क्यों होगा? as the employer as the employers will be less willing to hire ये वो वाला हायर नहीं है, टू हायर वर्कर्स एट अ हायर वेज रेट। ठीक है, एट अ हायर वेज रेट as shown in as shown in डायग्राम नंबर 3। सेट है। अब हम इसको है ना, हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि वेज रेट के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है। अब आओ चेक करते हैं। ये देखो, ये हमने दो एक्सेस बना दी फिर से, और हम अगेन लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा वेज रेट, दिस इज आवर लास्ट डायग्राम। ऊपर आ जाएगा वेज रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है। चेक कर लो, ये डिमांड फॉर लेबर, ये सप्लाई फॉर लेबर। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेज डिटरमाइन कहाँ से होती है, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होता है। यहाँ से वेज डिटरमाइन हो गई, यहाँ से क्वांटिटी फॉर लेबर आ गई। चेक कर लो, ये हो गया वेज रेट, ये हो गया क्वांटिटी फॉर लेबर। अब वेज रेट बढ़ रहा है,
वेज रेट बढ़ा है, ये वेज रेट बढ़ा, जहाँ डिमांड कर्व से टच हुआ वहाँ से क्वांटिटी डिमांड आई, जहाँ सप्लाई कर्व से टच हुआ वहाँ से क्वांटिटी सप्लाइड आई। तो आप चेक करो, जैसे ही वेज रेट बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ गई। चेक कर लो, जैसे ही वेज रेट बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो गई और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ गई। ऐसा हो रहा है, चेक करो भाई। जैसे ही वेज रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ रही है। चेक कर लो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा भाई? ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर आपको याद है। लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर आपको याद है। लॉ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर क्या कहते हैं कि एज ए एम्प्लॉयर मैं ज़्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा, बट एज ए एम्प्लॉय मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करूंगा। इसलिए क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ी है। यही पढ़ा है ना भाई हमने? राइट। सो दिस इज आवर डायग्राम नंबर 2 and now we will explain this diagram, right? Okay. This is our diagram number 4. This is our last diagram and this is diagram number 4. अब मैं इसको बता दूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो रही है, ठीक है? ओके, सो नाउ डायग्राम नंबर 4 हम लोग समझाएंगे, ठीक है? आ जाओ, लास्ट डायग्राम में फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, एवेल्युएशन की तरफ, ठीक है? अब हम इसको समझाएंगे। मोर ओवर सक्सेसफुल बार्गेनिंग, मोर ओवर सक्सेसफुल बार्गेनिंग बाय ट्रेड यूनियन will increase wage rate from W to W1, which will contract quantity demanded for labor, which will contract quantity demanded for labor from QL to QDL, comma causing movement from point E to A। सही है? Also this will extend quantity supplied for labor, also this will extend quantity supplied for labor from QL to QSL, comma causing, अब मेरा हाथ भी दुख गया यार, comma causing movement from point E to B। सही है? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। दिस विल रिजल्ट इन दिस विल result in surplus of workers, this will result in surplus of workers as quantity supplied for labor exceeds quantity demanded for labor, resulting in resulting in resulting in unemployment, ठीक है? as shown in डायग्राम नंबर 4, ठीक है? ओके है, ये हमने नॉलेज और एनालिसिस पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है? ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद कंक्लूजन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट्स अबाउट कंक्लूजन। मैंने आपको बताया कंक्लूजन में आप लिखोगे डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और लेबर और कैपिटल को सब्सटीट्यूट करने की कॉस्ट क्या है उसके बारे में लिखोगे।
इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ऑफ लेबर, इसके बारे में बताओगे। लेबर की प्रोडक्टिविटी के बारे में बताओगे, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे, सही है। सो आओ स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, in order to conclude, the impact on wage rate and unemployment level depends on various factors, which includes elasticity of labor, which includes elasticity of labor, bargaining power of trade union, bargaining power of trade union, degree of substitution, degree of substitution of FOP, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। अब हमने ये जो फैक्टर्स के नाम लिखे हैं ना, अब हम इसको समझाएंगे, सही है। अब मेरी बात सुनना, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं इसको समझाऊंगा। द मोर द मोर द inelastic the labor demand, the more the inelastic the labor demand, the higher the wage rate, the higher the the higher the wage increase, and lesser the unemployment, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ये बात पढ़ाई है आपको। इन इलास्टिक में वेज रेट में ज़्यादा चेंज आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंज आएगा, लेकिन कम आएगा, ऐसा ही है भाई। फिर आप क्या बताओगे इसको। दी मोर इलास्टिक दी मोर इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर इज, दी स्मॉलर दी वेज इंक्रीज, दी स्मॉलर दी वेज इंक्रीज, दी स्मॉलर दी वेज इंक्रीज एंड ग्रेटर दी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड ग्रेटर दी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का। मोर ओवर, ट्रेड यूनियंस will uh, will get trade union will get higher wages for labor, but this makes capital relatively cheaper, but this makes capital relatively cheaper, so machines might be substituted for labor, so machines might be substituted for labor, leading to unemployment, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, 6 मार्क थे ना, तो 3 पॉइंट लिखने होंगे ना, तो 2 तो लिख दिए, सही है।
अब एक और लिखना होगा आपको। अब आप प्रोडक्टिविटी वाला लिख लो और फिर कंक्लूजन दे दोगे आप, सही है। अच्छा। इन सम केसेस, इन सम केसेस ट्रेड यूनियंस might increase, trade union might increase productivity of workforce through training, but an increase in productivity, but an increase in productivity can also be achieved through substituting labor, through substituting labor with machine, through substituting labor with machines, resulting in resulting in अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ज़रूरी, ट्रेड यूनियन तो वर्कर को ट्रेनिंग देके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेगा, लेकिन ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करो। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करो। ठीक है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करो। बस अब ख़त्म करते हैं कहानी, आखिरी पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो बच्चे है ना, एक चीज़ मिस करते हैं, एक सबसे काम की बात बता रहा हूँ। आप लोग है ना एक रीजंट कंक्लूजन नहीं लिखते हो। आप एक रीजंट कंक्लूजन नहीं लिखते हो, तो अब आप रीजंट कंक्लूजन लिख के कहानी को ख़त्म कर दोगे। चलो भाई, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। दी स्टेटमेंट दैट, स्टेटमेंट क्या थी भाई? द स्टेटमेंट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, द स्टेटमेंट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन will result in, will result in the, the statement that the introduction of trade union will result in higher wages and unemployment level, and unemployment level um, is generally true in theory, is generally true in theory, but the actual outcomes, but the actual outcomes can be influenced by several factors। ठीक है सर, दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई एम सेंडिंग दिस टू यू। वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। टाइमिंग्स आपको भी ग्रुप पे कोऑर्डिनेट कर देता हूँ।